ओम स्वामी जी की प्रसिद्ध पुस्तक वेलनेस सेंस स्वास्थ्य, भोजन और जीवन शैली से जुड़े गहरे रहस्यों को उजागर करती है। इस पुस्तक का 7वां अध्याय दवाइयाँ इलाज करती हैं लेकिन भोजन ठीक करता है। हमें यह समझाने का प्रयास करता है कि दवाएं केवल लक्षणों को दबाती हैं, जबकि सही आहार हमारे शरीर को अंदर से ठीक करता है। आज की आधुनिक चिकित्सा बीमारियों के लक्षणों को खत्म करने पर केंद्रित होती है, लेकिन भोजन एक प्राकृतिक उपचार है जो हमारे शरीर को गहराई से पोषण देता है और रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। ओम स्वामी जी बताते हैं कि प्राकृतिक और संतुलित आहार न केवल शरीर को स्वस्थ बनाता है बल्कि मन और आत्मा को भी शक्ति प्रदान करता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ हमारे शरीर की ऊर्जा, इम्यून सिस्टम और मानसिक स्थिति को कैसे प्रभावित करते हैं। यदि हम सही आहार अपनाते हैं तो हमें बार बार दवाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी। नमस्कार, आप सबका स्वागत है रुचि ज्ञान गंगा ऑडियो बुक्स में। अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने विचार जरूर साझा करें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। तो आइए आज का आध्यात्मिक अध्याय 7 शुरू करते हैं। दवाएं इलाज करती हैं, भोजन स्वस्थ रखता है। जब मैं बड़ा हो रहा था तब मैं गंभीर रूप से अस्थमा से पीड़ित था। मेरे पिता मुझे हर छाती रोग विशेषज्ञ और हर डॉक्टर के पास ले गए जिसकी उन्होंने सिफारिश की थी। उन्हें आयुर्वेद की तुलना में आधुनिक चिकित्सा पद्धति पर अधिक विश्वास था। आखिरकार जब सब कुछ विफल हो गया तो हम एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के क्लिनिक में पहुंचे। 50 के दशक के उत्तरार्ध में डॉक्टर मृदुभाषी और अत्यधिक जानकार थे। उन्होंने मेरी नाड़ी जांची, दयापूर्वक मेरी जांच की और कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ लिखीं। नुस्खे के पीछे उन्होंने धैर्यपूर्वक उन खाद्य पदार्थों की एक लंबी सूची लिखी जिनसे मुझे बचना था। मेरे शारीरिक गठन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मुझे आलू, आम, बहुत अधिक मिठाइयाँ, दही और ठंडे पानी के अलावा कुछ अन्य चीज़ों से बचने के लिए कहा। मैंने उन पर नाराजगी जताई क्योंकि मुझे आम बहुत पसंद थे। अगर मुझे मिठाई खाने की अनुमति नहीं है तो मानव जीवन का क्या उपयोग है। मैंने सोचा, दही मेरा पसंदीदा था, मुझे आलू से कोई खास परेशानी नहीं थी, लेकिन ठंडा पानी नहीं। मुझे लगा कि भगवान ने इस डॉक्टर को मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए भेजा है। मैं हमेशा उसके पास जाने से बचने की पूरी कोशिश करता, क्योंकि मेरे पिता के सामने वह मुझसे पूछता कि क्या मैं अपने खान पान पर प्रतिबंधों का पालन कर रहा हूँ। सच बताना मुश्किल था और झूठ बोलना कोई विकल्प नहीं था। सच बताना वाकई मुश्किल था, क्योंकि सच तो यह था कि अगर मैं खुद को ठीक करना चाहता था तो मुझे खाने की अपनी दवा का हिस्सा मानना होगा। क्यों? यह दवा ही थी। यह एक ऐसा सबक था जो मैंने बहुत बाद में सीखा। प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों में मौजूद कार्बोहाइड्रेट मेरे वायु मार्ग में सूजन पैदा कर रहे थे, जिससे मुझे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। मैं उस समय यह समझने के लिए बहुत छोटा था। मैं प्रतिबंधित खाद्य पदार्थ खाता रहा और दवाओं का कोई असर नहीं हुआ। मैं मौसम बदलने पर बीमार पड़ता रहा, लेकिन जब मैं 14 साल का था तब मुझे अस्थमा के कुछ गंभीर दौरे पड़े, जिससे मुझे चीज़ों पर फिर से विचार करना पड़ा। मैंने आहार संबंधी सिफारिशों का पालन करना शुरू कर दिया और मैंने अपने अस्थमा के लिए भी कभी कोई एलोपैथी गोली नहीं खाई। मैं अपने साथ इन्हेलर रखता था, बस सुरक्षा के लिए, लेकिन कम से कम कोई रसायन मेरे पेट में नहीं जा रहा था। अब मुझे कुछ भी सुस्त या थका हुआ नहीं बना रहा था। मुझे एहसास हुआ कि भोजन वास्तव में मेरी दवा है। हम वही हैं जो हम खाते हैं। यह दर्शन नहीं बल्कि विज्ञान है। इस बारे में सोचें। आप एक सेब खाते हैं और थोड़ी देर बाद जब यह आपके शरीर द्वारा संसाधित हो जाता है तो सेब आपके शरीर का एक हिस्सा बन जाता है। आप सेब हैं। आपका शरीर पूरी तरह से आपके द्वारा खाए गए भोजन से बना है। इसलिए आप अपने जोखिम पर भोजन के महत्व, भूमिका और औषधीय मूल्य को कम आंकते हैं। आप जो भोजन खाते हैं
वह आपके शरीर में पाचन अग्नि द्वारा भस्म हो जाता है। कुछ खाद्य पदार्थ आपकी पाचन अग्नि को ईंधन देते हैं, कुछ केवल इसमें सहायता करते हैं और कुछ इसे बुझा देते हैं। एक अग्निकुंड की कल्पना करें जहां आग धधक रही है। यदि आप इसमें मक्खन डालते हैं तो यह भड़क जाएगी। यदि आप इसे जलाऊ लकड़ी से जलाते हैं तो यह अधिक समय तक जलेगी। यदि आप इस पर पानी डालते हैं तो यह जल जाएगी, आग बुझा देगा। आयुर्वेद के अनुसार जो आपकी आग को भड़का सकता है वह दूसरे व्यक्ति की आग को बुझा सकता है। कोई भी भोजन सभी के लिए अच्छा नहीं होता। यह आपकी अपनी मानसिक और शारीरिक संरचना पर निर्भर करता है। भोजन की अपनी प्रकृति होती है। भोजन स्वास्थ्य से स्वतंत्र नहीं है। स्वास्थ्य भोजन से स्वतंत्र नहीं है। जो आपके शरीर के लिए अमृत है वह दूसरे व्यक्ति के शरीर को जहर दे सकता है। इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य में अधिकांश विसंगतियों को सही भोजन खाने से आसानी से ठीक किया जा सकता है। इतना ही नहीं, अगर आप सही भोजन खाते हैं तो संभावना है कि ऐसी बीमारियां आपके शरीर में उभरेंगी ही नहीं। जितना अधिक आप खुद को जानेंगे, अपनी शारीरिक और मानसिक प्रवृत्तियों को पहचान कर, उतना ही बेहतर ढंग से आप यह तय कर पाएंगे कि आपको क्या खाना चाहिए। सामान्य नियम यह है कि ऐसे भोजन का सेवन करने से बचें जो आपके स्वभाव के अनुकूल ना हो। आयुर्वेद शायद चिकित्सा की एकमात्र प्रणाली है जो भोजन पर असाधारण जोर देती है। इतना ही नहीं, आयुर्वेद में रोगी जो भोजन खा सकता है उसे अक्सर उसी तरह निर्धारित किया जाता है जैसे कोई चिकित्सक दवा लिखता है। इसके पीछे एक गहरा तर्क है। इस बारे में सोचें। हम जितना खाना खाते हैं वह हमारी दवाइयों की मात्रा से कहीं ज़्यादा है। हम कुछ ग्राम वजन की गोलियां निगल सकते हैं, जबकि हम जो खाना खाते हैं उसका वजन कई 100 गुना ज़्यादा होता है। और आखिरकार हम जो भी खाना खाते हैं वह पेट में जाकर पच जाता है और हमारा हिस्सा बन जाता है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति लक्षणों के उपचार में माहिर है। उदाहरण के लिए, दर्द निवारक दवाएं कैसे काम करती हैं। अगर आपको पीठ में दर्द हो तो क्या होगा? पीठ मस्तिष्क को संकेत भेजती है कि कुछ ठीक नहीं है। मस्तिष्क इन संकेतों को प्राप्त करता है और दर्द के संकेत के साथ प्रतिक्रिया करता है, जो आपको इसके बारे में कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप इस दर्द के साथ डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह आपको एक रसायन देगा जो पहले आपके पेट में जाएगा और फिर रक्त के माध्यम से प्रभावित क्षेत्र तक पहुंचेगा। वहां मौजूद रिसेप्टर्स या तो मस्तिष्क से दर्द के संकेतों को प्राप्त करना बंद कर देते हैं या मदद मांगने के लिए मस्तिष्क को संकेत भेजना बंद कर देते हैं। यह दर्द के मूल कारण के लिए व्यवहारिक रूप से कुछ नहीं कर रहा है। यह नहीं कर सकता क्योंकि चिकित्सक ने मूल कारण का पता नहीं लगाया है। यदि बीमारी मामूली है तो थोड़ी देर के लिए जब संकेत भेजा या प्राप्त नहीं किया जा रहा है तो शरीर खुद को ठीक कर लेता है और आप ठीक हो जाते हैं। यह भी एक बुरा विचार नहीं लगता। असली समस्या तब पैदा होती है जब बीमारी मामूली नहीं होती। आप दर्द निवारक दवाएं लेते रहते हैं और अंततः आप मस्तिष्क उस रसायन का आदी हो जाता है और उसे अपने काम में हस्तक्षेप करने से मना कर देता है। चाहे आप कितनी भी खुराक बढ़ा लें, मस्तिष्क को इसकी आदत हो जाएगी। अंततः दर्द निवारक दवाएं काम करना बंद कर देंगी और फिर चिकित्सक या तो दर्द निवारक दवा बदल देगा या आपको बताएगा कि आपके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। आयुर्वेद और यौगिक ग्रंथ इस समस्या को अलग तरह से देखते हैं। वे यह नहीं मानते कि आपकी सारी बुद्धि आपके मस्तिष्क में रहती है। चूंकि चयापचय कोशिका स्तर पर भी हो रहा है, इसलिए यह स्पष्ट है कि प्रत्येक कोशिका में एक निश्चित बुद्धि होती है। लगभग अपने मस्तिष्क की तरह कोशिकाओं की कोई भी कॉलोनी एक स्व उपचार नेटवर्क बना सकती है। यही कारण है कि मरहम घाव को भरने में मदद करता है। यह स्थानीय मस्तिष्क से सीधे संवाद करता है। मवाद का बनना या रक्त का थक्का जमना, घाव का भरना, ये सभी कोशिकाओं की स्थानीय बुद्धि के कारण होते हैं। और यह मुझे मामले के मूल में ले आता है। भोजन आपकी सबसे बड़ी दवा है। आप मिलीग्राम में दवाइयों का सेवन करते हैं
किसी रसायन के 20 या 200 मिलीग्राम के शरीर में स्थानीय बुद्धि के साथ बातचीत करने या उसे प्रभावित करने की क्या संभावना है? इसकी तुलना 1 किलोग्राम भोजन से करें जो आप प्रतिदिन खा सकते हैं। यह 100 मिलीग्राम से 10,000 गुना अधिक है। यह आपके शरीर की हर एक कोशिका तक पहुंचता है। आयुर्वेद का लक्ष्य है स्थानीय बुद्धि के साथ बातचीत करें और यह भोजन को शरीर के रंजक और अन्य उपचारों जैसे मालिश, तेल, स्नान, भाप, विरेचन आदि के आधार पर निर्धारित करके करता है। आयुर्वेद सभी खाद्य पदार्थों को उनके स्वाद के आधार पर वर्गीकृत करता है। आयुर्वेद में स्वाद का मतलब केवल यह नहीं है कि यह कैसा स्वाद देता है, बल्कि यह स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए वात ठंडा और शुष्क होता है, इसलिए ऐसे खाद्य पदार्थ जो गर्म और वसा से भरपूर होते हैं वात व्यक्ति के लिए अच्छे होते हैं। यह समकालीन खाद्य भावना के विपरीत लगता है, जहाँ अधिकांश स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोग वसा वाले खाद्य पदार्थों से बचते हैं। यह एक गलती है, क्योंकि वसा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की तरह पोषक तत्वों के मूल समूहों से संबंधित हैं। वसा किसी भी अन्य पोषक तत्व की तरह ही आवश्यक है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि हर किसी को समान मात्रा में वसा लेना ठीक रहेगा। अलग अलग संविधान वाले लोगों की मदद करने के लिए सही भोजन चुनें। आयुर्वेद बुद्धिमानी से भोजन को 6 स्वादों में वर्गीकृत करता है। 6 स्वाद सभी भोजन 5 तत्वों से बने होते हैं और साथ में वह 6 स्वाद पैदा करते हैं। वे मीठे, सौंफ, नमकीन, तीखे, कड़वे और कसैले होते हैं। प्रत्येक भोजन में 6 स्वादों का एक अनूठा संयोजन होता है। संयोजन में भिन्नता भोजन को उसका विशिष्ट स्वाद देती है। विभिन्न क्रम परिवर्तन और संयोजनों में 6 स्वाद 63 विभिन्न स्वादों का निर्माण करते हैं। 5 तत्वों में से पानी स्वाद का आदिम स्रोत है। अपने आप में यह सुखदायक, ठंडा, हल्का और किसी भी स्वाद से रहित होता है। हालांकि यह भोजन के अंतर्निहित स्वाद को या तो बढ़ा देता है या शांत कर देता है। पानी की कमी से स्वाद गाढ़ा हो जाता है और इसकी अधिकता से स्वाद कम हो जाता है। 6 स्वादों में पानी की यही एकमात्र भूमिका है। इसके अलावा आयुर्वेद कहता है कि मौसम का भोजन के स्वाद पर असर पड़ता है। उदाहरण के लिए बेमौसमी आम का स्वाद खट्टा होता है। इसके अलावा पित्त का एक गुण अम्लीय होना है, और अगर पित्त वाले व्यक्ति को मौसम के दौरान मीठा आम खाना पड़े तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर वह खट्टा आम खाए तो उसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी। 6 स्वाद केवल इस बारे में नहीं है कि वे जीभ पर कैसे स्वाद लेते हैं, बल्कि आपका शरीर उन्हें कैसे चखता है। मैं इस सूक्ष्म लेकिन गहन अंतर को विस्तार से बताता हूँ। 6 स्वादों की व्याख्या से शुरू करता हूँ। मीठा पानी इस स्वाद का प्राथमिक तत्व है, जिसे संस्कृत में मधुरा के रूप में जाना जाता है। मिठास जल तत्व के कारण होती है। शास्त्रीय तांत्रिक ग्रंथों में कहा गया है कि पृथ्वी भी इस स्वाद का एक तत्व है। मधुरा पौष्टिक है, इंद्रियों के लिए आनंददायक है और दीर्घ आयु के लिए अनुकूल है। यह सभी धातुओं, शक्ति और चमक को बढ़ावा देता है। यह पित्त को शांत करता है, प्यास बुझाता है और मन और शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। यह भारी, चिकना और ठंडा है। मधुरा गले, त्वचा और बालों के लिए अच्छा है। अत्यधिक सेवन से यह कफ को खराब करता है और मोटापा, खांसी, साइनसाइटिस, श्वास कष्ट, सुस्ती, भारीपन, कब्ज और मल त्याग में कठिनाई या अपूर्ण मल त्याग को बढ़ावा देता है। यह धमनियों को सख्त करने में योगदान दे सकता है, जिससे हृदय रोग का खतरा भी पैदा होता है। भूख को कम करता है और यहाँ तक कि उसे भ्रमित भी करता है। आधुनिक चिकित्सा विचार के अनुसार आयुर्वेद में मधुमेह के रोगी को मीठे स्वाद वाले खाद्य पदार्थों से पूरी तरह से बचने की सलाह दी जाती है। यहाँ तक कि 5000 साल पहले भी आयुर्वेदिक चिकित्सकों ने मूत्र से रक्त शर्करा के स्तर का परीक्षण किया और इसे मधुमेहा कहा, जिसका अर्थ है सैकरिन मूत्र। खट्टा खाने के स्वाद को बढ़ाता है। इसे संस्कृत में आंवला कहते हैं। यह पृथ्वी और अग्नि तत्वों से प्राप्त होता है। यह पित्त और कफ दोनों को बढ़ाता है, लेकिन वात को शांत करता है। आंवला लार के निर्माण में मदद करता है
और बाद में पाचन एंजाइम बनाता है। यह हल्का, गर्म और चिकना होता है। यह मांसपेशियों में गर्मी पैदा करता है और शरीर के संवेदी अंगों और दिमाग की क्षमताओं को जागृत करता है। यह शरीर को ऊर्जा देता है और तरोताजा करता है। जब इसका अधिक सेवन किया जाता है तो यह दांतों को संवेदनशील बनाता है, स्वरज्जु को सख्त करता है और प्यास का कारण बनता है। यह घावों में मवाद, सूजन, चकत्ते और त्वचा में सूखापन पैदा कर सकता है। नमकीन। नमकीन संस्कृत में लवण है। लवण शब्द का अर्थ भी सुंदर और स्वादिष्ट होता है। चाहे कितना भी अच्छा पका हुआ मसालेदार या मसालेदार खाना क्यों न हो, नमक के बिना यह बेस्वाद होता है। इसलिए इसका अर्थ स्वादिष्ट है। यह खाने में स्वाद जोड़ता है। लवण गर्म और चिकना होता है। यह अग्नि और जल तत्वों से बना होता है। यह पाचन अग्नि को बढ़ाता है, वात को शांत करता है और कफ को पतला करता है। नमक एक बेहतरीन क्लींजर है। यह शरीर के ऊतकों को नरम बनाता है और इसमें एंटीबायोटिक गुण होते हैं। यह थकान, जकड़न और सूजन को दूर करता है। जब इसका अत्यधिक उपयोग किया जाता है तो यह पित्त को बढ़ाता है, त्वचा की नमी को छीन लेता है, जिससे समय से पहले झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, दांतों और हड्डियों को कमज़ोर करता है, समय से पहले बाल सफ़ेद होने और गंजापन का कारण बनता है, यौन शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, इंद्रियों को सुस्त करता है और प्यास, एसिडिटी और एक्जिमा का कारण बनता है। यौगिक ग्रंथों में नमक को राजस के रूप से वर्गीकृत किया गया है, इसलिए यह मन की बेचैनी और अवसाद में योगदान देता है। तीखा। तीखा संस्कृत में कटु कहा जाता है। इसका अर्थ तीखा, उत्तेजक और साथ ही तेज सुगंध वाला होता है। अधिकांश मिर्च और मिर्च का स्वाद तीखा होता है। यह मुख्य रूप से अग्नि और वायु तत्वों से प्राप्त होता है। यह ग्रंथियों, नाक और पसीने के स्राव को बढ़ावा देता है। यह पाचन अग्नि में सहायता करता है और इंद्रियों को उत्तेजित करता है। कटु कफ को शांत करता है और वात और पित्त दोनों को खराब करता है। इसका शरीर पर विषहरण प्रभाव पड़ता है। यह एंटीबॉडी का उत्पादन करता है, रक्त की गुणवत्ता को बनाए रखता है, भोजन के अवशोषण में मदद करता है, शरीर के छिद्रों को खोलता है, त्वचा को फिर से जीवंत करता है और भोजन में स्वाद जोड़ता है। यह हल्का, गर्म और रूखा होता है। जब इसका अधिक सेवन किया जाता है तो यह ग्रंथियों को कमज़ोर करता है, दुबलापन, मानसिक और यौन विकार और प्यास की कमी का कारण बनता है। कुछ मामलों में यह पैरों और हाथों में कंपन और जलन पैदा कर सकता है। कड़वा। तिक्त कड़वा होता है। ईथर और हवा से बना कड़वा एक इम्यूनो मॉड्यूलेटर है, जिसका अर्थ है कि यह आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को संतुलित रखता है। यह त्वचा और रक्त के लिए बहुत अच्छा है। यह एक प्राकृतिक क्लिंजर और शोधक है। यह नमी को अवशोषित करता है और शरीर की चर्बी को जलाता है। यह एक मारक, एंटीटॉक्सिन, एंटीहिस्टामाइन और एक एंजाइमेटिक एंटीजन है। तिक्त के ईथर और कड़वे गुण पाचन में सहायता करते हैं और यह रक्त शोधक के रूप में कार्य करता है। यह आसानी से अन्य 5 स्वादों पर हावी हो जाता है। तिक्त मुंह में सूखापन पैदा करता है, लेकिन अक्सर यह एक गैर चिपचिपा स्वाद छोड़ता है। यह पित्त और कफ को शांत करता है और वात को खराब करता है। बहुत अधिक तिक्त सभी धातुओं के लिए हानिकारक है। यह त्वचा में सूखापन, अत्यधिक प्यास और थकान का कारण बनता है। यह भूख को मारता है और अधूरे मलत्याग का कारण बनता है। अगर इसे अत्यधिक मात्रा में लिया जाए तो यह ध्यान की अवधि को कम करता है। इसका तत्काल प्रभाव इसे उत्तेजक बना सकता है, लेकिन यह लगभग हमेशा अवसादक के रूप में कार्य करता है। जब स्वाद की बात आती है तो काफ़ी लगभग पूरी तरह से कड़वी के वर्णन में फिट बैठती है। कसैला। पृथ्वी और वायु के तत्वों से बना, इसे संस्कृत में कषाया कहा जाता है। यह उपचारात्मक है। यह समग्र कल्याण को बढ़ावा देता है और शांत करता है। यह आपके मुंह में और गले को कठोर कर देता है, जैसे कि आपका मुंह सिकुड़ गया हो। यह आपके मुंह को सुखा देता है और आपकी जीभ को ठंडा महसूस कराता है।
यह ऊर्जा प्रवाह को धीमा कर देता है और गैस्ट्राइटिस को रोकता है। यह मूत्र और वीर्य के उत्पादन को कम करता है और कठोरांतों का कारण बनता है। किसी भी पूर्व हृदय रोग वाले लोगों में यह दिल का दर्द भी पैदा कर सकता है। जब अत्यधिक मात्रा में लिया जाता है तो यह पेट फूलना, मुंह के छाले और ऐंठन, यहाँ तक कि ऐंठन का कारण भी बनता है। चरम मामलों में यह हेमीप्लेगिया, शरीर के एक तरफ का पक्षाघात, भी पैदा कर सकता है। 6. स्वादों में एक निश्चित तरीके से आगे बढ़ने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। मुख्य रूप से वायु और अग्नि वाले स्वाद ऊपर की ओर बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए तीखे और कड़वे स्वादों का सेवन भाटा पैदा कर सकता है, ज़्यादातर इसलिए क्योंकि वायु और अग्नि हल्के होते हैं और ऊपर की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी और पानी से बने स्वाद नीचे की ओर बढ़ते हैं। वे चयापचय को धीमा कर सकते हैं और भारीपन का कारण बन सकते हैं। अन्य स्वाद दोनों तरफ जा सकते हैं। किसी भी स्वाद की अधिकता हमेशा 1, 2 या तीनों दोषों को खराब करती है। स्वाद शरीर को तभी सहारा देते हैं जब उन्हें मध्यम मात्रा में लिया जाए। 6 स्वादों और उनकी गतिविधियों के लिए नीचे दी गई तालिका देखें। 6 स्वाद और उनकी गति। स्वाद गुण: मीठा, नमकीन, तीखा, कड़वा, भारी चिपचिपा, ठंडा पानी, पृथ्वी समान रूप से फैला हुआ, गर्म, हल्का चिपचिपा, गर्म चिपचिपा, हल्का गर्म खुरदुरा, सूखा खुरदुरा, तत्वों की गति, कसैला, सूखा, ठंडा, पृथ्वी मुक्त नीचे की ओर, अग्नि जल नीचे की ओर, अग्नि वायु, वायु ईथर, पृथ्वी वायु ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। 6 स्वादों के वर्गीकरण के बारे में जानने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सख्ती से किसी पदार्थ के प्राकृतिक स्वास्थ्य को संदर्भित करता है और इस प्रकार भोजन का व्यक्तिगत वर्गीकरण होता है। यदि आप बहुत अधिक मीठा, थोड़े खट्टे और कड़वे में मिलाते हैं तो यह अंतिम उत्पाद को मीठा बना सकता है, लेकिन यह आपके शरीर पर उतना मीठा नहीं लगेगा। उदाहरण के लिए आप इसे मीठा बनाने के लिए 1 कप चाय में शहद डाल सकते हैं, लेकिन चाय को अब मीठा नहीं माना जा सकता क्योंकि यह चाय की प्राकृतिक मिठास नहीं है। इसलिए आप चाय पीकर प्राकृतिक और पौष्टिक शहद के सेवन से मिलने वाले परिणामों की अपेक्षा नहीं कर सकते। जिस तरह लाल और पीले रंग मिलकर नारंगी बनाते हैं और जिस तरह आप नारंगी से लाल और पीले रंग वापस नहीं पा सकते, 2 मिश्रित स्वाद शरीर पर अलग अलग काम नहीं करते। उनके संयोजन का प्रभाव अलग अलग हो सकता है, बजाय इसके कि दोनों को अलग अलग सेवन किया जाए। हम कुछ खाद्य पदार्थों को दूसरों से ज़्यादा क्यों चाहते हैं? यह सिर्फ स्वाद के कारण नहीं है। कई खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जिनका स्वाद भयानक होता है, लेकिन फिर भी हम उन्हें खाते हैं। बियर या शराब का स्वाद कैसा होता है? बीमार करने वाले मीठे मेपल सिरप के बारे में क्या, या अनोखे वेजीमाइट के बारे में? किसी खाद्य पदार्थ का स्वाद कैसा होता है यह उसके स्वाद का सिर्फ एक पहलू है। प्रभाव: इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि यह शरीर पर कैसे काम करता है और हमारे दिमाग में किस तरह का अनुभव होता है। यह वह अनुभव है जो हमें कुछ खाद्य पदार्थों को दूसरों की तुलना में ज़्यादा खाने के लिए प्रेरित करता है। कोई भोजन खट्टा हो सकता है और इसलिए गर्म और हल्का हो सकता है, लेकिन शरीर पर इसका प्रभाव मीठा और सुखदायक हो सकता है। दूसरे शब्दों में, आपके शरीर पर किसी भोजन का प्रभाव उसके स्वाद से काफ़ी अलग हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप कोला जैसा मीठा पेय पीते हैं तो इसका स्वाद मीठा हो सकता है, लेकिन शरीर पर इसका प्रभाव मीठा नहीं बल्कि कसैला होता है। अगर आपकी प्यास नहीं बुझाएगा, यह आपको और भी ज़्यादा प्यास बना देगा और इससे भाटा हो सकता है। भोजन के 4 चरण। जब कोई भोजन खाया जाता है तो उसके प्रसंस्करण के दौरान उसके अवशेष शरीर से बाहर निकलने से पहले कई चरणों से गुजरते हैं। मसालेदार भोजन के बाद चॉकलेट, वेनिला केक खाने की कल्पना करें। जब आप इसे खा रहे होंगे तो केक मीठा लगेगा, यह संतुष्टिदायक होगा। पेट में रहते हुए यह पहले तो आराम देगा। जैसे जैसे आपका शरीर इसे प्रोसेस करना शुरू करेगा, इसका स्वाद मीठे से खट्टा हो जाएगा। इससे आपको थोड़ी प्यास लगेगी और थोड़ी बेचैनी होगी। पाचन के बाद
इसका आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। यह आपके शुगर लेवल को बढ़ा सकता है और आपको हाइपर महसूस करा सकता है। जो स्वाद में मीठा होता है, जरूरी नहीं कि वह काम में भी मीठा हो। जो प्रकृति में अम्लीय होता है वह शरीर पर उस तरह से काम न करे। उदाहरण के लिए नींबू का स्वाद खट्टा होता है, उनके स्वाद में अम्लीय गुण होते हैं, लेकिन शरीर पर उनका प्रभाव क्षारीय होता है। इन गुणों को बेहतर ढंग से समझने में सहायता के लिए आयुर्वेद में उपभोग के 4 चरण बताए गए हैं और प्रत्येक चरण में हम जो भोजन करते हैं उसका हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। स्वाद वह आनंद है जो आपको तब मिलता है जब भोजन पहली बार आपकी जीभ को छूता है। जैसे ही आप विभिन्न अवयवों का स्वाद लेना शुरू करते हैं, वे आपकी स्वाद कलियों को गुदगुदाते हैं। एक निश्चित आनंद है। तुलसी की शानदार खुशबू, ताज़ा मोजेरेला की तीक्ष्णता, आपके पास्ता में टमाटर सॉस का तीखापन, ताजी बेक्ड ब्रेड की सुगंध, ये सभी आपके स्वाद की भावना को बढ़ाते हैं। जब आप एक रसदार आम या एक शानदार स्ट्रॉबेरी या गुलाब जामुन जैसी मिठाई खाते हैं तो आप खाना नहीं खा रहे होते हैं, आप इसका अनुभव कर रहे ही होते हैं। आयुर्वेद उस स्वाद, उस आनंद को इंगित करने के लिए रस शब्द का उपयोग करता है। रस भावनाओं, यादों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को जगा सकता है। यह हमारी खाद्य प्राथमिकताओं का प्राथमिक आधार बनता है। कोई भी भोजन कितना भी पौष्टिक क्यों ना हो, अगर आप उसके स्वाद के प्रति अच्छी तरह से तैयार नहीं हैं तो आप उसके भी लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। इस संदर्भ में स्वाद पाचन से पहले की अवस्था है। आप भोजन चबा रहे हैं और लार में उसमें पाचन एंजाइम भर रही है। भोजन अभी तक आपके पेट में नहीं पहुंचा है। इस अवस्था में मुख्य प्रभाव आपकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति पर पड़ता है। उदाहरण के लिए, ज़्यादातर नशीले पदार्थों को मनचाहा परिणाम पाने के लिए आपके पेट तक पहुंचने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ आप उनकी सांस या सुगंध से ही वे अपने सेवन के कुछ ही पलों में कई तरह के विचारों और भावनाओं को जगा सकते हैं। स्वाद, चाहे आप इसे सूंघें, चाटें या चूसें, एक महत्वपूर्ण कारक है, चाहे इसका प्रभाव कितना भी सूक्ष्म क्यों न हो। भोजन का रस एक महत्वपूर्ण कारक है। ज़्यादातर नशीले पदार्थों के मामले में प्रभाव तुरंत दिखाई देता है, जबकि सामान्य खाद्य पदार्थों के साथ प्रभाव समय के साथ बढ़ता है। यही कारण है कि एक स्वस्थ आहार में एक सुखद स्वाद होना चाहिए। सभी संवेदी अंग स्वाद को समझने में सक्षम हैं। यह केवल भोजन ही नहीं है जो स्वादिष्ट हो सकता है। एक सुखद ध्वनि, एक सुखद स्पर्श, एक सुगंध और आकर्षक रूप वाला स्वादिष्ट भोजन भी रस के पहलू हैं। ये आपके शरीर और विभिन्न संज्ञानात्मक अंगों के लिए स्वाद है। ये स्वाद या संवेदी अनुभव जितने अधिक सामंजस्य में होंगे, भोजन का आप पर उतना ही अधिक सकारात्मक प्रभाव होगा। यही कारण है कि स्वाद, सुगंध, स्वाद, प्रस्तुति और माहौल सभी इस बात में अंतर डालते हैं कि आपका शरीर आपके द्वारा खाए गए भोजन को कैसे स्वीकार करता है। उदाहरण के लिए, अपने पसंदीदा रेस्तरां से टेक अवे लें। आप पाएंगे कि घर पर उस भोजन को खाने से आपको रेस्तरां में खाने जैसा संतोष नहीं मिला। इसका मुख्य कारण यह है कि घर पर आप वही अनुभव या माहौल नहीं बना सकते। अगर यह केवल भोजन के भौतिक पहलू के बारे में होता तो यह बिल्कुल भी मायने नहीं रखता कि आपने इसे कहाँ खाया। लेकिन सच्चाई यह है कि आप अपना भोजन कहाँ और कैसे खाते हैं। इसका आपके शरीर पर भोजन के प्रभाव के 3 बाद के चरणों पर असर पड़ता है। शक्ति। एक बार जब भोजन स्वाद कलिकाओं से आगे निकल जाता है तो यह पेट में पहुंच जाता है। यह शरीर द्वारा भोजन के प्रसंस्करण के दूसरे चरण की ओर ले जाता है। हम जो कुछ भी चख सकते हैं उसमें एक निश्चित शक्ति होती है। इसे वीर्य कहते हैं, जिसका अर्थ शक्ति या प्रभावकारिता भी है। हालांकि यह शक्ति 5 संवेदी अंगों में से किसी के द्वारा अनुभव की जा सकती है, लेकिन मेरा वर्तमान ध्यान पेट द्वारा पचने वाले भोजन पर है। किसी भी भोजन की शक्ति पाचन के दौरान महसूस की जा सकती है। वीर्य
विशेष रूप से पेट में आत्मसात या पाचन की प्रक्रिया के दौरान भोजन की प्रकृति को संदर्भित करता है। यह ठंडा, गर्म, भारी, हल्का, चिकना या खुरदुरा हो सकता है। मोटे तौर पर इसे गर्म या ठंडा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ठंडा भोजन कफ को खराब करेगा और गर्म भोजन पित्त को खराब करेगा। यह वात को शांत करता है या बिगाड़ता है, यह आपके संविधान और उस समय पर निर्भर करता है जब आप ऐसा भोजन खाते हैं। उदाहरण के लिए, दूध ठंडा और भारी होता है, यह कफ को बढ़ाता है और पाचन पर भारी पड़ता है। अगर आप इसे सुबह लेते हैं तो यह वात को खराब नहीं करता, लेकिन अगर आप सूर्यास्त के बाद दूध पीते हैं तो यह वात को बिगाड़ता है और गैस का कारण बनता है। वीर्य पदार्थ के सार को संदर्भित करता है। यह किसी भी भोजन का उस समय से प्रभाव है जब वह आपके पेट में पहुंचता है, जब तक कि भोजन पूरी तरह से पच नहीं जाता है। दूसरे शब्दों में, यह पाचन के चरण के दौरान आपके मन और शरीर पर किसी पदार्थ का प्रभाव है। उदाहरण के लिए, गोभी का रस ठंडा और हल्का होता है, लेकिन वीर्य में यह रूखा और गर्म होता है। यह पाचन की प्रक्रिया के दौरान गैस का कारण बनता है, चाहे इसे दिन के किसी भी समय खाया जाए। परिपक्वता। यदि आप ध्यान से देखें तो भोजन के पच जाने के बाद कुछ खाद्य पदार्थ आपको सुस्त महसूस कराते हैं, जबकि कुछ आपको ऊर्जावान महसूस कराते हैं। कुछ आपको हल्का महसूस कराते हैं और कई आपको भारी महसूस कराते हैं। पाचन के बाद के इस प्रभाव को भोजन की परिपक्वता कहा जाता है। भोजन पच जाने के बाद लेकिन अवशेष बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो आपने जो भोजन खाया है वह तीसरे चरण में होता है, जिसे विपाक कहते हैं। इसका अर्थ है पकना या परिपक्व होना। यह पाचन के बाद की अवस्था है। इस अवस्था में भोजन और उसके अवशेष दोनों ही आपके सिस्टम में होते हैं और आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। पेट में अवशेष विषाक्त पदार्थ पैदा कर रहे हैं और अवशोषित पोषक तत्व अभी तक आपके पूरे शरीर में पूरी तरह से नहीं पहुंचे हैं। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ आपके शरीर में अधिक अवशेष छोड़ते हैं। सफ़ेद ब्रेड पर पनीर और टमाटर का सैंडविच खाना टमाटर, पनीर और क्राउटन के साथ हरा सलाद खाने जैसा नहीं है। बाद वाला बेहतर पचेगा, बेहतर अवशोषित करेगा और आपको बेहतर महसूस कराएगा। मीठे, नमकीन या खट्टे विपाक वाले खाद्य पदार्थ वायु को दूर करने में अच्छे होते हैं और मूत्र और मल के निष्कासन में सहायता करते हैं। तीखे, कड़वे और कसैले विपाक वाले खाद्य पदार्थ वात को बढ़ाते हैं और अनियमित मलत्याग और प्रजनन संबंधी विकार पैदा कर सकते हैं। खट्टे फलों को छोड़कर सभी अम्लीय खाद्य पदार्थों में तीखा या कड़वा विपाक होता है और जितना संभव हो सके इनसे बचना चाहिए। स्वाभाविक रूप से खट्टे खाद्य पदार्थों में मीठा या खट्टा विपाक होता है और यह शरीर के लिए वास्तव में अच्छा होता है। उदाहरण के लिए, अधिकांश सूखे मेवों में गर्म विपाक होता है और पित्त को बढ़ाता है। प्रभाव यह शरीर द्वारा भोजन के प्रसंस्करण का चौथा और अंतिम चरण है। इसे विशिष्ट या शुद्ध शक्ति के रूप में भी जाना जाता है। संस्कृत शब्द प्रभाव है, इसका शाब्दिक अर्थ है प्रभाव। भोजन पच गया है, अवशेष उत्सर्जित हो गया है और बाकी आपके शरीर द्वारा पूरी तरह से अवशोषित हो गया है। आपके द्वारा खाए गए भोजन ने अपना पूर्ण और शुद्ध प्रभाव दिखाया है। चलिए फिर से दूध का उदाहरण लेते हैं। इस मामले में गाय का दूध, इसका स्वाद मीठा और हल्का होता है, इसकी शक्ति भारी और मीठी होती है, इसकी परिपक्वता चिकनी और भारी होती है और इसका प्रभाव अम्लीय और हल्का होता है। इसलिए दूध भोजन के बाद मसालों को धोने में मदद कर सकता है, लेकिन इसका शुद्ध प्रभाव अम्लीय होता है और यह वात को खराब करता है। भोजन के बारे में सब कुछ जानना पर्याप्त नहीं है। हमें यह जानना चाहिए कि क्या, कब और कैसे खाना चाहिए। मैं ऐसे कई रोगियों को जानता हूँ जो अपने संविधान के अनुसार खाते थे, जो सख्त शाकाहारी थे, जो आहार के नियमों का पालन करते थे, फिर भी उनका स्वास्थ्य सबसे अच्छा नहीं था। जिस तरह हम 1 लीटर की बोतल की सामग्री को उसके आधे आकार की दूसरी बोतल में स्थानांतरित नहीं कर सकते, उसी तरह हम अपने भोजन की जीवित ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर सकते हैं। यदि हम खुद को उस ऊर्जा के साथ संरेखित नहीं करते हैं,
भोजन की खपत के किसी गूढ़ पहलू का उल्लेख नहीं कर रहा हूँ। इसके बजाय मैं आपके साथ भोजन खाने के सरल और व्यवहारिक सिद्धांतों को साझा करना चाहता हूँ, जो स्वास्थ्य महसूस करने और बीमार महसूस करने के बीच का सारा अंतर बना देगा, चमकदार दिखने और उदासीन दिखने के बीच में। आपको हमारी यह ऑडियो बुक कैसी लगी? अपना फीडबैक हमें अवश्य दें। आपका फीडबैक हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और बाकी आगे की आध्यात्मिक यात्रा आपके सहयोग और समर्थन के साथ ही संभव हो सकेगी। धन्यवाद।